चलिए ठीक है, अकाउंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। हमने आपको क्या बताया था? अकाउंटिंग, ओके। चलिए नाउ स्टार्ट। टाइप ऑफ अकाउंटिंग। टाइप ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? पार्ट ऑफ अकाउंट्स। पार्ट ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं? ये हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, रूल्स ऑफ गोल्डन रूल्स की बात नहीं कर रहे हैं। अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, ठीक ना, तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और अकाउंटिंग। ये सेंटेंस है, इस पर ध्यान नहीं देना है हमें। ये 3 अकाउंट ध्यान देना है। कौन सा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब कि वित्तीय अकाउंटिंग से कहते हैं हम लोग। कॉस्ट अकाउंट जिसमें हम क्या करते हैं? पर यूनिट कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंट में क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है या कोई काम किया जा रहा है, उस काम में कितनी लागत आ रही है, कॉस्ट ऑफ वैल्यू, जैसे कहते हैं पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। क्लियर? उसे कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कंपनी में हम लोग क्या करते हैं? मैनेजरियल एक्सपेंसेस करते हैं, उसके अंडर में होता है। जैसे ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेटेड टू द यूज ऑफ अकाउंटिंग डाटा कलेक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट क्या करता है? सारे डेटा को इकट्ठा करके एनालिसिस करके अपने कंपनी के डिसीजन के में यूज़ करता है। ठीक, चलिए अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जैसे सेंटेंस में हम लोग कहते हैं। ओके, इधर आ जाओ। ठीक, सबसे फर्स्ट यूज़ करते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन। ठीक, बेसिक से हम लोग यूज़ करेंगे। क्या होता है ट्रांजैक्शन? ओके, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, ठीक ना। क्या? एक्सचेंज ऑफ द गुड्स सर्विस और एक्सचेंज ऑफ मनी। आपने पैसा दिया, हमने गुड्स दिया, आपने गुड्स दिया, हमने पैसा दिया, सिर्फ क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन, लेन देन। ये अकाउंट्स का लैंग्वेज है, ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन कई पार्ट में हो सकता है। फर्स्ट हो सकता है कैश में, दूसरा होता है नॉन कैश में, ठीक ना। या तो हमने पैसा आपको दिया, आपने हमको सामान दे दिया, या तो हमने आपको पैसा नहीं दिया, कोई बैंक ट्रांजैक्शन किया, उस केस में। ओके, चलिए एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन क्या क्या हो सकता है? सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस और क्रेडिट। ये बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर? सब्सक्रिप्शन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी अपने गुड मॉर्निंग, अपने मेथड में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन होता है मोबाइल फ़ोन सब्सक्रिप्शन, ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, तो वही बात कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन का नेटफ्लिक्स प्रीमियम प्लान, इंटरनेट, बिटवीन बहुत सारे चार्जेस होते हैं। परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मीन्स क्या होता है? उधार। कोई सामान खरीदा हमने, वो सामान क्या है? उधार, ठीक ना। उसके बाद है परचेज ऑफ एन एसेट। परचेज एन एसेट। एसेट मतलब क्या होता है? एसेट 2 तरीका होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। एसेट के 2 पार्टी पड़े, वो लोग करंट एसेट और फिक्स एसेट। जैसे हम लोग अभी एंट्री कर रहे थे, तो कौन सा प्रोडक्ट करंट एसेट में जाएगा और कौन सा फिक्स एसेट में जाएगा, हमारे पास कन्फ्यूजन होता था ना कि करंट एसेट क्या है और फिक्स एसेट क्या है। क्लियर? इसी में नोट करने के लिए कहा था, तो बात करेंगे उस पर। डिस्पोजल एसेट क्या होता है? जरा आ जाओ। यूज़ करके मतलब बाद में हाँ, डेप्रिशिएट करके। पेमेंट ऑफ सैलरी एज एम्प्लॉई। ठीक, ये एक्सपेंसेज है। क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन को क्या करना? डिवाइड करना, उसको समझना, उसके बाद करना। अब बात करते हैं कि प्रोप्राइटर क्या होता है? एक बिजनेस होता है। बिजनेस का एक नेम समझ लो या पार्ट समझ लो। जैसे
द पर्सन हु इज मेक ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड बियर ऑल द रिस्क एंड कॉन्टैक्ट विद द बिजनेस। प्रोप्राइटर मीन्स इंडिविजुअल पर्सन जो सभी रिस्क को बियर करता है, अपने पैसा खुद इन्वेस्ट करता है और सारे रिस्क खुद ही बियर करता है। उसे क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल बिजनेस पर्सन, ओनर। जैसे आप हो, आपने कोई जनरल स्टोर ओपन कर लिया तो आप ही उसके मालिक हो, आप ही उसके सब कुछ हो। नुकसान होगा तो आपका, प्रॉफिट होगा तो आपका। बट कंपनी या प्रोप्राइटर के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में क्या होते हैं? कई डायरेक्टर्स होते हैं। पार्टनरशिप फर्म में क्या होते हैं? कई पार्टनर्स होते हैं। तो लॉस होगा तो डिवाइड होगा, प्रॉफिट होगा तो डिवाइड होगा। ऐसे कंपनी में है, ठीक ना? तो ये चीज़ें होती है। कभी कभी कंपनी में केस क्या होता है, कंपनी जो बनाता है वही कंपनी में नहीं रहता है, कंपनी उसी को निकाल देती है। कंपनी में जब हम आएंगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। शेयर, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक आदमी है। कंपनी किस पे चलती है? शेयर होल्डिंग पे चलती है। आपने सारी मेहनत की, सब कुछ किया और आपने पैसे के लिए शेयर अपना आप बेचते चले गए। अगर 51% जहाँ शेयर आपने सेल कर दिया तो जिसके पास, अगर एक आदमी के पास पूरा 51 पहुँच गया तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा? कंपनी का एथोराइज पर्सन हो जाएगा, ओनर हो जाएगा। और आपने इतनी मेहनत करके कंपनी खड़ी करके आपको कभी भी वो निकाल सकता है, ओनर मतलब मालिक हो जाएगा कंपनी। हाँ, तो ये चीज़ होता है कंपनी में। चलिए आगे बात करें। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल, ठीक ना? कैपिटल मीन्स जो पूंजी हम इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। क्लियर? जैसे अभी हम लोग एक एंट्री करते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, या इतने रुपए से बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। जैसे हमने मान लिया कि हमने 20,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उस केस में हम एंट्री कैसे करेंगे? कैपिटल 20,000। अब वो कैपिटल कहाँ रहेगा? वो हमारा है, ठीक? तो हमारे नाम के अंडर में क्या रहेगा? कैपिटल। हम जितना पैसा लगाएंगे एज ए कैपिटल लगाएंगे, समझ आ रहा है? क्योंकि हम क्या है? कंपनी के ओनर हैं। ओके, कैपिटल एक एसेट माइनस लायबिलिटी। कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी। मतलब कि जितनी हमारे पास संपत्ति है और जितनी हमारी देनदारी है माइनस उसको आप नेटवर्थ कह लो या कैपिटल कह लो। कहते ना, अंबानी की नेटवर्थ उतनी है, अडानी की नेटवर्थ उतनी है। तो एक्चुअल नेटवर्थ क्या होता है? टोटल एसेट या टोटल इनकम माइनस टोटल लायबिलिटी। जितनी उनकी देनदारी है और जितना उनका एसेट है, दोनों को मिला के माइनस करने के बाद जो एक्चुअल इनकम बचती है उसे कहते हैं नेटवर्थ। एक्चुअल में हमारी नेटवर्थ इतनी है। ओके, क्योंकि सारी कंपनी किस पे चलती है? लोन पे चलती है, तो इसे ध्यान रखना है। बड़े बड़े आदमी हमेशा लोन पे चलते हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए का लोन। बिजनेस करते हैं, चुकाते थोड़ी, बिजनेस करते हैं, ठीक? चुकाते क्या से एनपीए कर लेते? क्यों नहीं चुकाते? तो बिजनेस थोड़ी कर पाते। जो नहीं चुकाया तो अमेरिका चला जाता है, ठीक? चलिए, इसलिए तो एनपीए हो रहा है। ड्राइंग की बात करते हैं। ड्राइंग्स क्या होता है? खुद के यूज़ के लिए जो। हाँ, आपका बिजनेस है, अभी आप एंट्री कर रहे हो ना, ड्राइंग्स हर महीने की। तो ड्राइंग्स मतलब हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? जैसे आपने दुकान खोली, आपने बिजनेस खोला है, तो एज ए प्रोप्राइटर आपके भी तो कुछ एक्सपेंसेस हैं, तो आप पैसा कहाँ से निकालोगे? बिजनेस से तो निकालोगे, क्योंकि आपको कहाँ से पैसा मिलेगा? बिजनेस से तो मिलेगा। लेकिन एज ए अकाउंटिंग हमें उसको दिखाना है। अब वो ड्राइंग हम कैपिटल से क्यों माइनस करते हैं? आपने देखा कि जब हम ड्राइंग का लेजर बनाते हैं तो हम कैपिटल में रखते हैं ना। क्यों रखते हैं? एक प्रकार से तो हमारा एक्सपेंस है ना, हम कैपिटल में क्यों रखते हैं? क्योंकि वो हम खुद के लिए कर रहे हैं। वो जब बैलेंस शीट बनेगी तो हमारे कैपिटल से वो माइनस होगा। मतलब हमें जितना बचेगी, प्रॉफिट होगी, उससे वो लेस करने के बाद बचेगी प्रॉफिट। हाँ सर, क्योंकि वो एक्सपेंस हो गया है। ठीक, तो इसीलिए हम वो क्या रखते हैं? कैपिटल रखते हैं।
क्योंकि जो हम अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, अपने ऊपर खर्चे को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन वही खर्चा अगर हम दूसरे के ऊपर करें तो हम कैपिटल में नहीं रख सकते। जैसे हम एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो अभी तो कैपिटल में रख सकते हैं, नहीं सर, वो एक्सपेंस लाइबिलिटी में आएगा। वो एक्सपेंस में आता है। एम्प्लॉय का खर्चा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, इसलिए हम क्या रखते हैं, एक्सपेंस में रखते हैं। क्लियर। तो ड्राइंग मतलब कि पर्सनल यूजेज कि कहीं भी एंट्री आती है तो आप कहाँ रखोगे, ड्राइंग अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट, अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट। ओके। लायबिलिटी की बात करते हैं। लायबिलिटी क्या होती है, उधार। देना। उधार। लायबिलिटी दो होती है, करंट अकाउंट, करंट लायबिलिटी और सॉरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, या करंट लायबिलिटी भी कह सकते हो आप। तो विद इन मंथ, ठीक, जो लायबिलिटी होती है उसे हम करंट लायबिलिटी कहते हैं, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो कई सालों के लिए होती है, मोर देन 1 ईयर। तो क्रेडिटर का जो पेमेंट होता है वो लायबिलिटी में आता है। वो किस में आता है, करंट लायबिलिटी। आप लोग लेजर बना रहे हो, रखते हो ना सेंडिंग क्रेडिटर, किसी से परचेस किया तो हम कहाँ रखते हैं, क्रेडिटर। और क्रेडिटर का सब ग्रुप क्या है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, करंट मतलब अभी के उधार। कुछ समय के लिए, विद इन मंथ के लिए। क्लियर। लेकिन अगर हम बात कर लें लोन की, तो लोन भी करंट लायबिलिटी में ही आता है, लॉन्ग टर्म। लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्या क्या होती है, लायबिलिटी वो सारी चीज़ें जो हम उधार पे ले रहे हैं। एक चीज़ और हम लोग को कन्फ्यूजन होता है, जैसे हमने अभी एंट्री हम लोग करते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर, क्या करते हैं, एडवांस फॉर्म। सर ये भी लाइबिलिटी में है। हाँ, जैसे हम आप में हमारे में एग्रीमेंट हुआ कि भाई हम आपको इतने में पढ़ाएंगे, ठीक, 40,000 50,000 में हमारी फीस है, हम पढ़ाएंगे। क्लियर। अब हमने आपको पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, ठीक, और आपने हमको 10,000 12,000 रुपये फीस दे दी, तो ये सिचुएशन क्या होगी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। कंपनी के लिए क्या होगी, लाइबिलिटी। लायबिलिटी होगी, और जिसने दिया उसके लिए क्या होगा, एसेट होगा, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट में कोई सर्विस तो दी नहीं गई। तो यही सिचुएशन जो हमारी बार बार आ रही है, उसी को हमको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो अब दो चीज़ें होती है, देखो, अगर हम उसको मान लें कि ये हमारा कस्टमर है, ठीक, तो हम डेबिटर में उसको रख सकते हैं, वो ऑटोमेटिक एडवांस पेमेंट आपकी लायबिलिटी में चला जाएगा। आपके सॉफ्टवेयर के हिसाब से आप कभी भी देखोगे तो आपको लायबिलिटी साइड ही, मतलब क्रेडिट साइड ही शो करेगा, डेबिट साइड नहीं शो करेगा। ठीक, तो अभी उस पर ही बात करेंगे। चलिए, जो बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की बात कर रहे थे हम लोग। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है भाई, 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। दिस लायबिलिटी व्हिच आर द यूजली पेबल आफ्टर पीरियड 1 ईयर। 1 साल के बाद जो पे करना होता है उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। ठीक, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिबेंचर इशूड बाई कंपनीज। क्लियर। 1 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, 1 साल के अंदर शॉर्ट टर्म, मतलब करंट लायबिलिटी। ओके। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या कर रहा है, दिस आर द पेबल विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर जो हम पेमेंट करेंगे या करने हैं उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म या, चलिए, एसेट। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है देख लो, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जो बैंक हमको लिमिट देती है, ठीक, वो तो क्रेडिटर का 1 ईयर के अंदर जो पेमेंट करेंगे वो हमारा किस में आएगा, करंट लायबिलिटी, मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में। और जो 1 ईयर के ऊपर, 1 साल के ऊपर जाएगा उसे क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। चलिए, एसेट की बात करते हैं। एसेट हम सभी लोग जानते हैं, एसेट में भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होता है। एसेट, तो एन एसेट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ फिजिकल थिंग्स ऑफ राइट ओन ऑफ मनी ऑफ वैल्यू। वो संपत्ति, वो एसेट जो आप खुद के पैसे से करेंगे, लगा रहे हैं, कम कर। हमको पैसा दे सकती है। फिर से देखो,
फिजिकल थिंग्स जो दिखाई दे रही हो, मशीनरी, ब्लाइंड एंड बिल्डिंग। ठीक, उस पर राइट ओन जो अपनी हो, दैट हैज़ मनी वैल्यू और वो हमको पैसा दे सके, रीसेल वैल्यू दे सके, ऐसी संपत्ति, ऐसा प्रोडक्ट क्या है? एसेट है। क्लियर? वो एसेट एक सिंपल डेफिनेशन में समझो, वो एसेट जो हमको एक रिटर्न वैल्यू दे सके, रिटर्न कैपिटल दे सके, रिटर्न मनी दे सके, जिससे हम एक एसेट और बना सके। जैसे मकान, मकान फिजिकल है और उसको हमने रेंट पे दे दिया तो हमको रेंट भी दे रहा है और वो एसेट भी हमारा है और हमको क्या कर रहा है? मनी भी दे रहा है। तो ये क्या हमारा हो गया? एसेट हो गया। अच्छा, हम बिजनेस की बात करते हैं। हम बिजनेस में जो एक ऑफिस में क्या क्या चीज़ें हम फिक्स एसेट में रख सकते हैं, या एसेट या फिक्स एसेट, ठीक। तो जो हम बिजनेस के यूज़ के लिए लाते हैं, अपने ओन यूज़ के लिए लाते हैं, वो सारे प्रोडक्ट क्या है? एसेट है, फिक्स एसेट है। कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, मेज हो गया, चेयर हो गया, फ़ैन हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, एनी अदर फिक्स एसेट जो कंपनी में ओन यूज़ के लिए आती है। अच्छा, मान लीजिए हमारी कंप्यूटर की शॉप है और हम कंप्यूटर खरीद के ला रहे हैं और बेचना है, तो गुड्स हो गया सर। तो तुम्हारी इन्वेंट्री होगी ना। लेकिन वही कंप्यूटर अगर हम खरीद के ला रहे हैं और खुद के यूज़ में ला रहे हैं तो एसेट्स हो गया। एसेट हो गया। क्लियर? ये डिफरेंट है। चलिए लॉन्ग टर्म एसेट की बात कर लेते हैं। इंक्लूड द रिसोर्स लाइक वाइस स्किल। लॉन्ग टर्म जो लंबे समय तक चल सकती है। एसेट के दो पार्ट हो गए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म क्या हो गया? जो लंबे समय तक चल सकता है। ओके, तो बिल्डिंग एंड अदर थिंग्स ऑफ कैन नॉट बी कंज्यूम ऑन 1 year पीरियड। देयर आर द बेनिफिट ऑफ कंपनी बोथ ऑफ करेंट एंड फ्यूचर्स पीरियड। मतलब करेंट ईयर में भी यूज कर पा रहे हैं और फ्यूचर में भी यूज़ कर पाएंगे। ठीक। गुड्स की बात कर लेते हैं भाई। गुड्स क्या है? बिजनेस, सामान। Goods are then item which the business deals in accounting when the goods are purchased. सामान वो जो हम किसी को सेल करने के लिए ये परचेस करते हैं या बिजनेस के लिए परचेस करते हैं, वो क्या होता है? गुड्स होता है। When goods are sold, it is written sale of written as stock remain of unsold. स्टॉक कोई खरीद के लाए हम तो हमारा, और नहीं बेचा तो स्टॉक। सोल्ड हुआ तो गुड्स, नहीं सोल्ड हुआ तो स्टॉक। अनसोल्ड गुड्स को क्या कहेंगे? स्टॉक। जैसे हम कंप्यूटर खरीद के लाए, हमारे लिए गुड्स हो गया, सेल हो गया, गुड्स गया। लेकिन यही नहीं सेल हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक। हमारे पास इतना स्टॉक बचा हुआ है। डिफरेंट बिटवीन गुड्स एंड एसेट। गुड्स और एसेट में क्या डिफरेंट है? सर एसेट्स परमानेंट होता है, गुड्स का व्यापार हो जाता है। क्या लिखा है? गुड्स आर परचेज आर सोल्ड। एवरीडे गुड्स हम परचेस करते हैं और सेल करते हैं। एवरीडे विल बी। एसेट आर नॉट, तो उसे हम एसेट नहीं कह सकते हैं। क्लियर? दे आर परचेज आर सोल्ड एट द क्राइटेरिया पीरियड। एसेट पीरियड लॉन्ग टर्म बेनिफिट। एसेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए होता है। पर गुड्स क्या होता है? खरीदते हैं और हम बेचते हैं पर डे टू डे। गुड्स को क्या खरीदेंगे और बेचेंगे। परचेज क्या होता है? खरीद रहे हैं जो, ठीक ना। बाइंग ऑफ गुड्स, द ट्रेडर ऑफ सेलिंग देन द कस्टमर्स नाउ। जो खरीद रहे हैं और हमें सामने वाला सेल कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? परचेज कहते हैं। चलिए, सेल जो बेच रहे हैं सामान, जो बेच रहे हैं, जो सामान हम क्या कर रहे हैं? सेल क्या एक एक्टिविटी है, एक ट्रांजैक्शन है। ठीक। व्हेन द गुड्स ऑफ परचेज आर सोल्ड आउट नाउ एज द सेल। कोई भी गुड्स हम क्या कर रहे हैं? सोल्ड आउट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हो गया सेल। स्टॉक क्या है भाई? जो बचा रहेगा। जो गुड्स बचा रह गया। द गुड्स ऑफ परचेज आर सेलिंग, द गुड्स आर नॉट सोल्ड आउट ऑफ फुल्ली। वो गुड्स जो सेल होने से बच गया या जो सेल नहीं हो पाया, वो स्टॉक हो गया।
डेब्टर, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं आप लोग। डेब्टर क्या होता है? देनदार। लेनदार होता है सर। डेब्टर क्या होता है? देनदार। क्यों? क्योंकि डेब्टर हमारा कस्टमर होता है, कस्टमर से ही तो पैसा लेना है। हम जैसे मैंने आपको कोई सामान बेचा तो आप हमारे लिए क्या हो? डेब्टर हो। हम आपके लिए क्या है? कस्टमर। क्रेडिटर है। हाँ। भाई हमने आपको सप्लाई किया, ठीक ना, हमने आपको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हमने आपको थोड़ा चेयर आगे, ठीक, हमने आपको कोई प्रोडक्ट सेल किया तो आप हमारे लिए क्या हो? डेटर। डेटर। क्लियर? और हम आपके लिए क्या हुए? क्रेडिटर हुए ना। तो सेम ऑब्जेक्ट है ये है। और डेब्टर हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है, करेंट एसेट होता है। चलिए, दे आर पर्सन, फर्म और ऑर्गेनाइजेशन हुज टेक अप गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट फ्रॉम द बिजनेस। क्लियर? क्रेडिटर की बात करते हैं। क्रेडिटर क्या होगा? लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी होगा। किसे कहते हैं क्रेडिटर? हम देखो, एज ए अकाउंटेंट आप लोग माइंड समझो कि आप एक अकाउंटेंट हो और आपको अपनी कंपनी के वे में समझना है, कस्टमर के वे में नहीं सोचना आपको। अगर कस्टमर में सोचोगे सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। आपको एज ए कंपनी सोचना है, क्योंकि अकाउंटेंट एक कंपनी को ओन करेगा। किसी भी कंपनी के आप काम करोगे तो एक प्रकार से आप ही की कंपनी है, ठीक। तो आप उसके तरफ से सोचोगे, ना कि कस्टमर की तरफ से सोचोगे। आप कंपनी की तरफ सोचोगे। तो अब हम अगर कंपनी की तरफ से सोचे तो क्रेडिटर हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। क्रेडिटर हमारे लिए क्या है भाई? क्योंकि इससे हम सामान खरीद रहे हैं तो इसको पैसा देना है ना, हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है, ठीक ना। द पर्सन आर एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द ओन गुड्स आर सर्विस परचेज ऑन क्रेडिट। कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस जब हम परचेस करते हैं वो भी क्रेडिट में, तो हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर कहते हैं। ओके, चलिए, इंसॉल्वेंट, दिवालिया, सुने हो ना आप लोग? ये अकाउंट्स के आप लोगों को बता रहा हूँ वर्ड, जिससे आप लोगों को पता हो कि क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है। इंसॉल्वेंट क्या होता है? दिवालिया। दिवालिया किसे कहते हैं? पे नहीं कर जब पूरा मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो क्या एनपीए हो जाता है, तो उसी को दिवालिया बोलते हैं। कंपनी के केस में क्या होता है? दिवालिया निकल गया, मतलब कि जितना कर्जा लिए थे, मतलब वो अब दिवालिया दो तरीके से होता है। जैसे सुब्रत राय को देख लो एज ए एग्जाम्पल। सुब्रत राय ने कोर्ट में जाकर अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। पागल नहीं होता है कि जो लायबिलिटी हमारे पास है उसको देने के लिए हमारे पास क्षमता नहीं। कैपेसिटी नहीं है, हम पे नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो एज ए रूल्स भी आप दिवालिया हो सकते हैं। और दिवालिया अगर आपने घोषित कर दिया तो आपको फिर लोन देने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री लेकिन हैं। आप आगे काम करने के लिए भी कैपेबल नहीं, वो तो लास्ट मोमेंट है ना, लेकिन वो समय तो बच गया। 5,000 करोड़ रुपए देने हैं और एक सेंटेंस हमने जाके कोर्ट में कह दिया, भाई हाँ आई एम इंसॉल्वेंट, दिवालिया, आई एम नॉट हैव पे, हम पे नहीं कर सकते। खत्म बात, 5,000 करोड़ खत्म। ना वो मांग सकता है ना हमें देना है, ठीक। कोर्ट क्या करेगी? जो हमारे पास संपत्ति है वो बेचकर जो चुकता हो सकेगा वो चुकता कर देगी। यही है अपने आप को दिवालिया घोषित करना, ठीक। चलिए, बैड डेट्स क्या होता है ये आपको मिलेगा सेट अकाउंट्स में। बैड डेट्स क्या होता है? जो पैसा हमने दे दिया वो आना नहीं है, इसे कहते हैं नहीं ना बैड डेट्स, प्रॉफिटेबल एसेट नहीं। जैसे आपने कोई सामान बेच दिया, अब बेच दिया, कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो क्या समझोगे? खत्म हो गया वो, अब वो मिलने वाला नहीं है। लेकिन उस पैसे को तो हमें एडजस्ट करना है ना, कहीं कहीं बैलेंस शीट में हमें तो कहीं ना कहीं दिखाने हैं। तो हम उसको कहाँ दिखाते हैं? किस हेड में? बैड डेब्ट्स के अंदर। भाई ये सेल हुआ था, ये पैसा नहीं आया, तो ये यहाँ पे है। क्लियर? हिसाब सबका रखना है, आया नहीं आया, बेचा क्या हुआ, सारी चीज़ें हिसाब रखी जाती हैं, क्या ना। द अमाउंट विच कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेब्टर, वो पैसा जो डेब्टर से रिकवर नहीं हो पाया। ओके, चलिए, इनकम तो हम सभी जानते हैं। इनकम क्या होता है?
अर्निंग हमारी सैलरी। हाँ, दैट अमाउंट विच द इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस कॉल्ड ऑफ इनकम। जब बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होती है उसे क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। सीधा सा फॉर्मूला है। चलिए, एक्सपेंडिचर क्या होता है? दो चीज़ है, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर। बताइएगा, एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर लाइक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हाँ नहीं, देखो आपको आपके अकाउंटिंग प्रोफेशन में दो चीज़ें मिलेंगी, दो बिजनेस, एक सर्विस का बिजनेस और एक गुड्स का बिजनेस। सर्विस की बैलेंस शीट अलग बनती है, गुड्स की बैलेंस शीट अलग बनती है। अब बताओ दोनों में डिफरेंट क्या हो सकता है? आप सर्विस के अकाउंटिंग कर रहे हो, जैसे कि कोई मैन पावर सप्लाई कर रहा है, ठीक, और किसी एक हार्डवेयर की शॉप है। अब दोनों में बताओ डिफरेंट, दोनों के अकाउंटिंग में डिफरेंट क्या होगा? वो गुड्स अपनी दे रहा है, वो सर्विस दे रहा है। हाँ, दोनों के अकाउंटिंग में क्या डिफरेंट आपको मिलेगा? बताइए, फास्ट दिमाग जोर डालिए। सर मुझे लग रहा है कि एक्सपेंडिचर नॉर्मल अकाउंटिंग में, जैसे बिजनेस में, उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिखा में लिखा हुआ है, द अमाउंट विच द पेड फॉर इंक्रीज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड ऑफ एक्सपेंडिचर। आप तो बता दोगे, आप लोग इतना समझ गए? क्या कह रहा है? बिजनेस को इंक्रीज करने में जो खर्चे किए जाते हैं उसे एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मतलब हमने कंप्यूटर खरीद लिया 5, तो ये क्यों खरीदा हमने? कि इस कंप्यूटर खरीदने से हमें अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। तो ऐसे खर्चे को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन वो खर्चा जो हम बिजनेस के साथ कर रहे हैं, जैसे रेंट, सैलरी, ये क्या है? एक्सपेंस है। इसके करने से और ना करने से हमारे बिजनेस का ग्रोथ नहीं होगा। क्यों सर? सैलरी भी तो देना जरूरी है। सैलरी तो देना ही है ना, वही तो एक्सपेंस है। सैलरी तो देना है ना, लेकिन उससे हमारे बिजनेस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? सैलरी देंगे तो पैसे कम होंगे, एक्सपेंस हुआ ना। लेकिन हम बिजनेस के लिए एडवर्टाइज करा रहे हैं, तो वो हमारा क्या है? बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए हम कर रहे हैं। तो वो खर्चा कहाँ आता है? एक्सपेंडिचर में आता है। क्लियर? फिर से पढ़ो। द अमाउंट विच इज पेड फॉर इंक्रीज प्रॉफिट। एक सेंटेंस समझो, विच अमाउंट इज पेड फॉर इंक्रीज प्रॉफिट। वो अमाउंट जिसके पे करने से आपकी प्रॉफिट क्या होगी? इंक्रीज होगी। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। उसको क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये आपके अकाउंट्स का पार्ट। अब बात कर रहे थे हम लोग गुड्स और सर्विस की। मेजर डिफरेंट होता है गुड्स में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, सर्विस में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता है। मतलब कि सर्विस में कुछ खरीदना नहीं होता है। अच्छा, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम कहीं से खरीद के लाकर नहीं पढ़ा रहे हैं ना, हम अपने स्किल का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे मैन पावर सप्लाई, होटल, ठीक, ये सब क्या है? तो क्या सर पीएनएल भी मेंटेन नहीं होगा? पीएनएल होगा, वही, सॉरी, पीएनएल नहीं होता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है। पीएनएल में तो ट्रेडिंग अकाउंट आता है ना। सर्विस के केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है। मतलब एक तरफ से पैसा आया और एक तरफ से खर्चा हुआ। ये सर्विस कोई जैसे आपको अकाउंटिंग मिल गया काम, जो मैन पावर सप्लाई कर रहा हो या होटल चला रहा हो, तो इस केस में क्या होता है? इनकम और एक्सपेंडिचर होता है, ठीक। और कोई गुड्स हार्डवेयर की शॉप है तो वहाँ पे क्या होता है? पूरा पीएनएल बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि ट्रेडर हार्डवेयर की शॉप है तो क्या करेगा? वो पहले सामान खरीदेगा फिर आपको बेचेगा, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। चलिए, रेवेन्यू क्या है? इनकम। रेवेन्यू क्या होता है भाई? देर आर द अमाउंट रिसीव बाई ए बिजनेस आर सेलिंग गुड्स आर सर्विसेज, ठीक। कोई प्रोडक्ट सेल करने पे जो पैसा आता है वो रेवेन्यू। अब बात करते हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंस मतलब कि खर्चा। क्या? द कॉस्ट विच बिजनेस इनक्लूड
प्रोडक्शन गुड्स और सर्विस और फॉर यूजिंग सर्विसेज इस क्रेडिट, जैसे दिस इंक्लूड पेमेंट मेड ऑफ वेजेस, सैलरी, फ्राइट, एडवर्टाइजमेंट, रेंट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक्सपेंस में आती हैं। एक्सपेंस अमाउंट एक्सपेंडिचर ही है एक तरह का। नहीं, वही तो बात हो गई ना, ये एक्सपेंस हमारी कंपनी के खर्चे हैं, हमारी बिजनेस के खर्चे, जिससे हमारे कंपनी के आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एडवर्टाइजमेंट से कंपनी की नहीं, और एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ रखा गया है, 2 तरीके एडवर्टाइजमेंट हो सकते हैं, ठीक। एक होता है हम अपनी कंपनी के, जैसे ऑनलाइन हो गया, जैसे हम अभी ऑनलाइन ऐड चलाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा, तो हमने अपनी इनकम के लिए एक्सपेंस किया, ठीक। और कंपनी अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए ऐड करती है, तो ये एक्सपेंडिचर भी होता है और एक्सपेंस भी होता है। लेकिन सैलरी जैसे अब हमने टीचर रखा सिर्फ पढ़ाएगा वो, अब उतने ही बच्चों को पढ़ाएगा, उतने बच्चों को हमें सैलरी देनी है। अब उसमें से वो अदर नहीं कर सकता, मतलब ये 5 है तो 15 कर दे, नहीं, तो ऐसा एक्सपेंस क्या होगा, वो एक्सपेंस है, क्योंकि सैलरी क्योंकि वो हमारे लाए गए बिजनेस पे काम कर रहा है, बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए काम नहीं कर रहा है, तो वो हमारा एक्सपेंस हो गया। लॉस तो आप लोग जान ही रहे हो। इनवाइस क्या होता है, ये आप लोगों का फेवरेट सेंटेंस है, इनवाइस, स्टेटमेंट बना है ना। विल मेकिंग ए सेल द सेलर प्रिपेयर ए स्टेटमेंट गिविंग द पार्टिकुलर सच एज द क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट, टोटल अमाउंट पेबल, एनी डिडक्शन मेड ऑफ शोइंग द अमाउंट ऑफ पेबल, ठीक। एक प्रकार से क्या है, स्टेटमेंट है, किसी भी गुड्स को सेल करने के लिए उसका स्टेटमेंट है, एक लेटर है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन गुड्स की और गुड्स सेल करने वाले की और ख़रीदने वाले की। जैसे क्या होता है, बिल होता है, जो इनवाइस होता है, उससे जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल होती है, इसको हम गारंटी दे रहे हैं, वारंटी दे रहे हैं, कितने साल की दे रहे हैं, क्या HSN नंबर है, क्या कोड है, क्या रेट है, क्या यूनिट है, पूरा स्टेटमेंट होता है, उसे बोलते हैं हम इनवाइस। बाउचर क्या होता है भाई, ये आप लोग अकाउंट्स में ज़्यादा यूज होगा, बाउचर्स। बाउचर क्या होता है, अभी लिखवाएंगे आप लोग, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, समझो। ए बाउचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट द कंटेंट्स डिटेल ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ रिकॉर्डिंग द सेम ऑफ इनटू अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बाउचर से पता चलता है कि पेमेंट करना है कि रिसीव करना है। नहीं, प्राइमरी डॉक्यूमेंट, प्राइमरी डॉक्यूमेंट तो कह सकते हैं, बट बाउचर का यूज होता है एक्सपेंस के लिए। जैसे आपको किसी को एडवांस सैलरी देनी है तो क्या करेगा, रिसिप्ट बाउचर फिल करके लेके आएगा। किसी को दूध का पैसा देना है, पेमेंट, किसी को पेटी कैश देना है, उस जैसे आप अगर आप बाउचर नहीं फिल कराओगे तो आप फ्यूचर में जस्टिफाई कैसे करोगे कि हमने इनको पैसा दिया था। एंट्री करनी पड़ेगी। आप किसी भी अकाउंट कंपनी में या अकाउंट्स में आप जाओगे तो आपको पैसा कैसे देगा अकाउंटेंट, क्या कहेगा, बाउचर फिल करिए, जाइए साइन करवाइए, जो अथॉरिटी पर्सन है, फिर हमारे पास आइए। बैंक में जाइए, देखिए बैंक में बाउचर क्यों भरते हैं हम लोग, हम बोल सकते हैं भाई हमारा ये अकाउंट है, ये चीज़ें हैं, हमको पैसा दे दीजिए, साइन करेंगे। बाउचर कोई रोल है एविडेंस, एज ए एविडेंस या एज ए वेरिफिकेशन, समझ लीजिए कि जैसे हमने पैसा निकाल लिया, कैशियर बोला भाई ये मेरा अकाउंट है, पैसा दे दीजिए, उसने दे दिया, 1 साल बाद गए, हमसे पैसा मांगा ही नहीं था, हम 1 साल बाद गए, उन्होंने पैसा मांगा नहीं था हमने, आपने कैसे दे दिया। तो ये चीज़ें होती है एज ए रिसिप्ट या एज ए एविडेंस। बाउचर ऑडिट में बाउचर का बहुत बड़ा रोल होता है, ऑडिट में बाउचर का बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम ऑडिट करते हैं ना तो कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बाउचर, क्योंकि जो हेरा फेरी होती है वो बाउचर से होती है। इसीलिए तो प्राइमरी होता है। ये चीज़ें हैं। डिस्काउंट जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, छूट। डिस्काउंट 2 तरीके का होता है, कौन कौन, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किसको मिलता है,
ओनली फॉर बिजनेसमैन को। से आप दुकानदार हो, आप सामान खरीदने गए तो आपको ट्रेड डिस्काउंट देगा, मतलब कि सामान पे छूट देगा। और हम कस्टमर हैं, हमको जब छूट मिलेगा तो क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट। मतलब कि जैसे 1050 रुपये हुआ तो हमने क्या, चलो अच्छा 1000 रुपये दे दो, ठीक, तो वो क्या हो गया? कैश डिस्काउंट हो गया। ठीक, तो दो तरीके की डिस्काउंट होता है। अकाउंट्स, खाता, डेबिट क्रेडिट का विवरण है। चलिए पहले अभी आप लोगों का हम डाउट लेते हैं, एक एक बताइए। नोट बताया था हमने, नोट किया था हम लोगों ने, आप इस लेते हैं, आपने नोट किया? हमने कहा था ना जो डाउट्स अभी तक आए हों इस 10-15 दिन में, एक एक डाउट आप लोग बताओ। चलो, जो प्रोसीजर है अकाउंटिंग का वो नहीं ध्यान आ रहा है कि कौन सा? पहले जैसे कि अकाउंट करते हैं, फिर बैलेंस शीट, फिर ट्रेडिंग, कंफ्यूजन हो जाता है। चलो वो प्रोसीजर तो अकाउंट्स का पार्ट है, ठीक है। और चलिए प्रोसीजर में ही आपको बता देते हैं। अकाउंट्स का प्रोसीजर होता है, सबसे फर्स्ट में जर्नल होता है, जर्नल एंट्री जिसे हम लोग कहते हैं, जर्नल। उसके बाद लेजर, ठीक, लेजर के बाद प्रॉफिट लॉस, ना ट्रेडिंग, ट्रायल। ट्रायल बैलेंस तो सर लास्ट में आएगा ना? कैसे? नहीं ट्रायल बैलेंस, सर बैलेंस शीट लास्ट में आएगी। बैलेंस शीट लास्ट में आएगी, उसके बाद फिर पीएल बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, फिर पीएल अकाउंट, फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट आता है, उसमें बैलेंस शीट आती है, वो सारी चीज़ें आती है, उसमें होता है फाइनल अकाउंट। ठीक, जर्नल को हम डे बुक कहते हैं, जर्नल अकाउंट क्या कहते हैं? डे बुक, हिंदी में कहते हैं रोज नामचा। पढ़ा है नहीं आप लोगों ने? रोज नामचा, ठीक ना। उसका मतलब क्या होता है, जैसे हम बिजनेस में डेली डे टू डे जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसको नोट कर दिया जाता है। सामान बेचा, अच्छा इतने रुपए का बेच दिया, खरीदा इतने रुपए का खरीद लिया। जर्नल हर एंट्री अपने आप में एक अकाउंट्स होती है। कैसे लिखते हैं हम लोग? कैश अकाउंट DR2, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, सारे अकाउंट में हाँ, एंट्री होती तो वो अपने आप में एक अकाउंट्स होता है। क्लियर? अब हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं पोस्टिंग। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लेजर, जर्नल से लेजर में जाने के लिए क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं या एंट्री कहते हैं? एंट्री पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग करते हैं, कैसे? क्योंकि जनरल में एंट्री हो चुकी है सर। जर्नल में ऑलरेडी एंट्री हुई है और एक एक एंट्री अपने आप में अकाउंट्स होता है। ठीक, ये हर एक एग्ज़ाम में आता है। लेजर हम क्यों बनाते हैं? पर्टिकुलर चीज को, पार्टिकुलर अकाउंट्स को अलग अलग करने के लिए। जैसे जर्नल में हम सारे लिखते ट्रांजेक्शन, वो कैश में हो, क्रेडिट में हो, या जैसे हो, उसी को हम क्या करते हैं लेजर में। आपने लेजर बनाया होगा अकाउंट्स में, जैसे कैश लेजर, परचेज लेजर, सेल लेजर, ठीक, ये सारे अलग अलग बनते हैं। अब कैश लेजर में जितना भी कैश से ट्रांजेक्शन हुआ वो कैश लेजर में, सेल लेजर में जो सेल से हुआ वो सेल, परचेज में परचेज में, ये हमारा लेजर होता है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आता है? ट्रायल बैलेंस। लेजर के बाद ट्रायल। ट्रायल में क्या दिखता है? आप लोग ट्रायल ही मिला रहे हो तब से, बताओ ट्रायल में डिफरेंट क्या है? जल्दी बताइए। आप लोग ट्रायल मिला रहे हो इतने दिन से। सर मैंने तो नहीं किया। हाँ, आपने नहीं किया है, इन तीन लोगों ने किया है। डेबिट और क्रेडिट साइड, कैपिटल और नहीं किया है। एक्सपेंसेस। बस केवल लेजर बनवा के स्टॉक आइटम कितना खरीदा गया, बस वही चीज़ें तो बताइए, और उसके आगे कुछ किया ही नहीं है। ट्रायल ही एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें सभी ग्रुप के, सभी हेड के ट्रांजैक्शन लेजर ग्रुप वाइज शो करते हैं, उसे कौन ट्रायल कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, इसमें कहते हैं व्यापारिक खाता। उसमें सर ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आती, ओनली फॉर डायरेक्ट सेल और डायरेक्ट परचेज या एक्सपेंस कर लीजिए। मतलब कि किसी बिजनेसमैन के द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं। जैसे आप कोई सामान परचेस करोगे वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है, और सेल करोगे डायरेक्ट इनकम है। क्लियर? अब एक और इनकम आती है वेजेज। ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट्स में इंक्लूड होता है। नहीं, ट्रेडिंग
अलग है, बिजनेस अकाउंट्स में आता है, व्यापारिक खाता। जैसे आप कोई सामान नॉमिनल में आप बिजनेस कह लो या डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम कह लो, पर्सनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। नहीं वो अकाउंट नहीं है, वो स्टेटमेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट एक बिजनेस स्टेटमेंट है डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम का। पीएल क्या है? पीएल में भाई इनडायरेक्ट इनकम का है। ठीक, जैसे आपने 1000 लैपटॉप खरीदे तो क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, उसे परचेज बोलते हैं हम लोग। 1000 लैपटॉप आपने बेच दिया, जो पैसा है वो क्या हो गया? डायरेक्ट इनकम हो गई। ठीक, अब एक आता है वेजेज, सैलरी और वेजेज। ट्रेडिंग वेजेज मतलब मजदूरी होता है। वो पर डे पेमेंट। ठीक, तो जो वेजेज होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ध्यान देखिए, वेजेस कभी पीएल में नहीं दिखेगा आपको, ट्रेडिंग में ट्रेडिंग में दिखेगा। ठीक, और वेजेस कहाँ लगता है? जैसे आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं, लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो उसको लाने में जो एक्सपेंसेस लगेंगे वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। राइट। इनवर्ड आउटवर्ड होता है ना, तो उसको लाने में जो खर्च लगेंगे वो भी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। एग्जाम में क्या होता है? आपको एक ट्रायल बैलेंस दे दिया जाता है, उससे आपको पीएल बनाना है, उससे आपको ट्रेडिंग बनाना है, उससे आपको बैलेंस शीट बनाना है। एग्जाम दिए हो ना, हाँ। तो ट्रायल से ही सारे निकलते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए भैया अकाउंटिंग में सबसे मेन क्या है पता है? ये जो एंट्री है वो किस ग्रुप में जाने वाली है या किस ग्रुप की एंट्री है। बस अगर आपको ये पता हो गया, सारा अकाउंट्स आपको आ जाएगा। जैसे हमने सैलरी दी, तो सैलरी क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो सीधा सैलरी बनाओ, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दो, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑटोमेटिक हो चला जाएगा पीएल में। टैली सॉफ्टवेयर क्या है? ऑटोमेटिक है। हमें बस उसको ये बताना है भाई ये इस ग्रुप का आदमी है, वो ऑटोमेटिक वहाँ उसको जाकर सेट कर देगा। जैसे एडवांस, रेंट एडवांस, रेंट एडवांस हम लोग कर रहे थे ना एंट्री में। क्या है रेंट एडवांस? हम दे रहे हैं तो सर करंट लायबिलिटी हमारे लिए हम दे रहे हैं तो हमारा एसेट होगा ना। जैसे इसको हम मकान को लिए, हमने 10,000 रुपये हमने एडवांस दिया, तो उसका तो हमको कुछ मिला नहीं ना, हर मंथ तो रेंट दे रहे हैं। तो 10,000 हमारे लिए क्या है? डिपॉजिट एसेट है। डिपॉजिट लंबा लाइट कट गया। डिपॉजिट एसेट है। ठीक, तो ऐसे ही हमें बस क्या करना है? एंट्री के ग्रुप को बस जस्टिफाई कर लेना है, सारी अकाउंटिंग आपको आ जाएगी। उसके बाद बात होती है कि कैसे होगा, स्टेप क्या है, प्रोसेस, उसी को हमको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। लाइट लंबा कैसे करेंगे? जनरेटर चल रहा है मतलब लंबा कटेगी। आइए सॉल्व का जनरेटर चल रहा है। नेक्स्ट, कहाँ थे इतने दिन भाई? नहावा लिए, सब पाप धुल लिए, अब तो नहीं बचा होगा। अब फिर से करना स्टार्ट करो। अब 100 साल बाद आएगा ना, तो 100 साल तो रहोगी नहीं। 100 साल कहाँ रहेंगी? सर 144 साल बाद हो तो अब मोस्ट लाइफ कितने साल की हो गई है? 60 साल की। 60 साल की 60 साल बाद जीना बेकार है। जीना नहीं चाहिए सर, 50 साल बाद तो क्या मतलब हम लोग बस 20 ही साल के मेहमान हैं। हाँ और क्या है, इसलिए इतना परेशान ना हो सर। देखिए कोई अपने लिए परेशान नहीं होता है। दूसरों के लिए होता है। ठीक, आने वाली पीढ़ी आपको गाली ना दे। जैसे अभी आपके पापा मम्मी आपके लिए अगर कुछ ना कहे ये हो, तो आप क्या सोचोगे? है ना? तो सोचेंगे सर। तो अपने लिए कोई नहीं करता है, अपने लिए सिर्फ लोग करते हैं 18 से 19 साल तक, बस वहीं तक अपना जीवन है। इसलिए तो अच्छा है। 19 साल के बाद, 20 साल के बाद फिर आपका जीवन नहीं है। चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आप अकेले हो, आपका जीवन नहीं है। बढ़ जाता है। फिर वो जिसने आपके लिए इतना किया है, फिर उसके लिए है आप। बटोएगा तो बचेगा कैसे? जैसे अभी हम लोग गांव में थे 18-19 साल तक, खूब मस्ती मौज किए,
अब चाहे अच्छा गांव में रह जाए तो गांव में रहने देंगे लोग? घर वाले ही 3 दिन बाद भगा देंगे। कितनी लंबी छुट्टी हो गई भाई। ये तो एक बार आप निकल गए घर से तो फिर दोबारा घर वाले टिकने आपको एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, ज़्यादा 1 हफ्ता, उसके बाद पूछने लगे भैया क्या बात है, नौकरी छोड़ तो नहीं गई? ऐसे पूछेंगे। ये चीज़ें हैं। आप लोग से क्या, हम लोग से पूछते हैं सब। तो सब देखो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है सबसे पूछेंगे। अभी आप लोग शादी हो जाएगी फिर आपसे कोई नहीं पूछेगा। या तो भाई अगर खुद पर डिपेंड हो, दोनों लोग काम कर रहे हो, तो पूछेंगे भाई अच्छा भाई क्या बात है, क्यों घर पे बैठी हो? ये चीज़ें हैं। सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। चलिए आप लोगों को बताने रहे थे, लंबा पड़ गया हम लगता है। सर ऐसे ही बता देते नहीं ऐसे चलिए, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। कोचिंग ओपन होने वाली है 10 से 12 के बीच में। रेनोवेशन हो गया, सारी चीज़ें हो गई है। हफ्ते में 1-2 दिन आप लोगों को वहीं विजिट करा देंगे, प्रॉपर एकदम क्लास की सर। तरह। कहाँ पे है सर? ये क्या सुषमा के पीछे है? ये कहाँ पे है सर? बताओ। जाते हैं रास्ते में पड़ता है, पॉलिटेक्निक से पहले ही। पॉलिटेक्निक से पहले है, यहाँ से बहुत दूर नहीं है। तो सर वहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग। हाँ, और अच्छी बात है, और क्या, अच्छे क्लासेस चलेंगे वहाँ पे। वहाँ पे क्लासेस माहौल रहेगा पूरा। हाँ सही है। इतना यहाँ ना तो उतना और यहाँ? रहेगा। यहाँ तो चलेगा, यहाँ तो प्रैक्टिस रहेगा। करेंगे यहाँ पे। जहाँ इच्छा हो आप लोगों को, वहाँ सेटेबल रहेगा तो वहाँ आएगा, यहाँ सेटेबल रहेगा तो यहाँ आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे तो यही ठीक है। यहीं आइए, क्या दिक्कत है? आप जहाँ रहेंगे वहीं करेंगे। नहीं, हम तो दोनों जगह रहेंगे, लेकिन ज़्यादा हम यहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ तो बस क्लास पढ़ाया, यहाँ आ गए, वहाँ बाकी फैकल्टी रहेगी देखेगी। क्योंकि यहाँ जहाँ शुरुआत है आदमी वहीं रहता है ना, वो तो एक अलग अरेंजमेंट है। देखो क्या होता है, यहाँ जो माहौल है वो ट्रेनिंग का माहौल है, इसलिए हमने बनाया भी है सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पे हमने ये सोच के स्टार्ट किया था कि आपको जैसे जीएसटी सीखना है तो जीएसटी आपको प्रॉपर हम ट्रेन कर देंगे, उस तरीके से इस माहौल को हमने बनाया था। लेकिन फिर धीरे धीरे हमें अंदर से फील होता है नहीं, क्लास अब माहौल ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए खर्चे हो रहे हैं। अगर प्रैक्टिकल है, थ्योरी ना है तो नहीं देखो, दोनों ज़रूरी है और ज़्यादातर प्रैक्टिकल ज़रूरी है। थ्योरी का इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट आप धीरे धीरे समझ जाओगे जब आपको कोई चीज़, जैसे आपको चलाने आ गया, जैसे मोबाइल चलाने आ गया तो मोबाइल 1-2 बार ख़राब होती तो फिर बन जाती है, समझ में आता है कि अच्छा ये सब मतलब ऐसे ख़राब हो रही है, वही थ्योरी पार्ट हो गया। जैसे मेरा कंप्यूटर है, लैपटॉप, एक बार अचानक से मैं ऑडिट पर गया था, बंद हो गया, खुल ही नहीं रहा। हम सोचे ख़राब हो गया, ले गए नाजा, उसने कुछ नहीं किया, बस बैटरी निकाला, साफ़ करके लगा दिया, चालू हो गया। मैं देख रहा हूँ, वो हमसे करा अरे ठीक है 2 दिन बाद आइए ले जाइए। अब लैपटॉप मेरा चालू हो गया, मैं देख रहा हूँ हमसे करा है 2 दिन बाद आइए ले जाइए। 2 दिन बाद ज़्यादा तो लंबा खर्चा होता है, ये खराब वो खराब, हमको नहीं दे दीजिए मैं चालू कर लूँगा। अब वो क्या करे, चालू तो हो ही गया है। अच्छा 1 घंटा बाद आइए, हम कह नहीं हम दे दीजिए, चलेंगे। आप कितना होता है, कह रहे 1000 रुपया। हम यार क्या खड़े खड़े लूट रहे हो यार, तो उसको मैंने 500 रुपये दिए। अब वो ट्रिक हमको पता चल गई। अब जब भी बंद होता है बस उसको अपने आप खोलता हूँ और बैटरी वाला साफ़ करता हूँ, फिर लगा देता हूँ, फिर चलने लगता है। तो एक थ्योरेटिकल पार्ट में सीख लिया ना। 1000 रुपये लेता है। और ये लैपटॉप टेक्निकल में यही तो है, कुछ भी ले लेंगे आपसे। अब 2 दिन बाद जाता तो 5000 लेता है। तो ये चीज़ें हैं। तो थियोरेटिकल पार्ट करते करते हम लोग को आया, जैसे जीएसटी है, आप 1 बार फाइल करोगे, 2 बार फाइल करोगे, 3 बार फाइल करोगे, उसको जो आप अपने माइंड में रिवाइज करोगे, अच्छा ये स्टेप हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ऑटोमेटिक। अच्छा साथ साथ मैं रिटर्न करवाऊँगा, अभी तो मैं नहीं करवा रहा था आप लोगों को क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस। अभी मैं लगभग लोगों को, किसी लोगों को मैंने थ्योरी नहीं कराई है। जो लोग गायब हो गए हैं वो लोग सिर्फ प्रैक्टिकल करके गायब हो गए हैं, एक्चुअल चीज़ मैंने अभी तक किसी को बताई नहीं है। हाँ मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल इसलिए मैं फर्स्ट कराता हूँ कि आप लोग सिस्टम का नॉलेज हो जाए, सिस्टम में आपकी हैबिट फिट हो जाए, हाथ फिट हो जाए, कहाँ क्या करना है वो फिट हो जाए। जब सिस्टम में आप फिट हो जाते हो तो वहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे नहीं हो रहा है। तब अब मैंने सोचा था कि ये फरवरी भर आपके सारे इनकम टैक्स और अकाउंट, जीएसटी पूरा थ्योरेटिकल रूल्स रेगुलेशन कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग सब गायब हो गए, लौटे ही नहीं।
तो क्या जाने दो। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो थ्योरी भी तो नहीं समझ में आएगी। उसमें इसीलिए तो practical फर्स्ट theory भी इसलिए तो है। फर्स्ट प्रैक्टिकल ही करा जाता है। रेपो रेट से क्या होता है? रिवर्स आरबीआई का 2 ही तो फंडा है रेपो रेट का। एक होता है रेपो रेट और एक होता है SR, हाँ CRR, ठीक ना। 2 चीज़ें होती है। अगर मार्केट से पैसे निकालने हैं तो रेपो रेट बढ़ा दो, मार्केट में पैसे डालने हैं तो CRR बढ़ा दो। रिजर्व कैपिटल कैश होता है CRR, शायद मुझे फुल फॉर्म थोड़ा सा डीप हो रहा है। हाँ, कैश रिजर्व रेशियो होता है जो बैंक आरबीआई के पास रखता है। बैंक जो पैसा आरबीआई के पास अपने रखता है, ठीक, उसका रेट बढ़ा दो, मतलब एरिया, हाँ एरिया बढ़ा दो, ठीक। तो क्या होगा कि बैंक ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखेगी, मजबूरी हो जाएगी उसकी। तो जब बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा। ये चीज़ें हैं। और रेपो रेट हो गया भाई कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। जब आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा, जैसे कि बैंक क्या किससे लोन लेती है? आरबीआई से। तो आरबीआई जब अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी तो मार्केट में बैंकें भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगी। जैसे अभी हो रहा है लोन में अभी आपने देखा कि 6 पॉइंट कुछ का रेपो रेट हो गया, 5 नहीं 6 का हो गया, 6 हाँ 6% कुछ का हो गया रेपो रेट। तो अब जब आरबीआई ने रेट बढ़ाया तो हम जब एज अ बैंकिंग सेक्टर आपको लोन देंगे तो हम भी अपना रेट बढ़ाएंगे, क्योंकि सामने हमें भी इंटरेस्ट बढ़ा के मिल रहा है। तो ये चीज़ें होती है। तो महंगाई कम करने और घटाने के मेन औजार है आरबीआई के पास रेपो रेट और रिवर्स रेट, ये चीज़ें हैं। तो इसका थोड़ा सा और डीप पे आप समझ सकते हो। मनी कंट्रोलर, आरबीआई का काम क्या है? मनी कंट्रोल करना, मार्केट में पैसे को कंट्रोल करना, कैश फ्लो को कंट्रोल करना। तो 2 ही है उसके पास, एक है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक। ये क्या होता है? ये कंपलसरी होता है बैंक को अपना कुछ फंड आरबीआई के पास रखना। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हो तो आपको अपना कुछ फंड, जैसे अब पहले तो 1.5 था, अभी मुझे थोड़ा सा नहीं पता है, तो वो बैंक के पास आप रखना आपका मैंडेटरी है। जब वो बैंक बढ़ा देती है एरिया तो बैंक अपना पैसा वहाँ रखना मजबूरी हो। अब बैंक के पास पैसे ही नहीं है, बैंक मार्केट में फिर जा नहीं पाएगी। ये चीज़ें होती हैं। कई तरीके से वो अपने आप को मनी को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप और सोल प्रोप्राइटर एक ही है। जैसे अकाउंटिंग में बात पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था सोल प्रोप्राइटर, तो सेकंड पॉइंट करके प्रोप्राइटरशिप लिख लिया था। सोल प्रोप्राइटर एक ही है, ठीक। वो अपने का सेंटेंस का कहने का सुनने का तरीका अलग अलग है, उन्हें एक ही है। देखो हमारे पूरे इंडिया में 3 ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पूरे मनी ट्रांजैक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, मात्र 3। क्या सर? सॉरी, पूरे इंडिया में सुनिए नहीं। मात्र 3 ऐसे इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो पूरी फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल किए हुए हैं, और चौथा नंबर कोई नहीं किसी का। बताओ 3 कौन कौन? हाँ, और SBI होगा। SBI कौन सी खेती मूल्य है? बिग 3 इंस्टीट्यूशन, उसके ऊपर कोई नहीं है। RBI के ऊपर तो नहीं है। हाँ, तो आरबीआई हमने एक्सेप्ट कर लिया ना, आरबीआई। और फाइनेंस मिनिस्ट्री। अरे मिनिस्ट्री हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, कंपनी की बात कर रहे हैं। है टाटा वाटा, सेबी। हमने कहा गवर्नमेंट की मात्र 3 ही ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो पूरे फाइनेंशियल को कंट्रोल कर रही है। नाबार्ड नहीं, आरबीआई हो गया, आरबीआई पूरे बैंकिंग रिलेशन को कंट्रोल करती है, सेबी पूरे सिक्योरिटी और शेयर को कंट्रोल करती है। तीसरा कौन है? अब सोचो तीसरा ट्रांजेक्शन आपके पास क्या बचा है? बैंक हो गया, शेयर हो गया, तीसरा ट्रांजेक्शन आपके पास क्या है? ऑनलाइन पेमेंट।
अब बताओ ये यूपीआई कौन ऑपरेट कर रहा है? जल्दी से बताओ, कौन सी कंपनी है? एनपीसी, नेशनल पेमेंट गेटवे। आप जो भी पेमेंट करते हो खोल के देखो यूपीआई पे, उस पर लिख के आ रहा होगा। NPC जितने भी आप गेटवे चला रहे हो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसी का है। कोई भी हो, पेटीएम हो, गूगल पे हो, पे फोन हो, जो आप फास्टैग देते हो, जितने भी आपके गेटवे चल रहे हैं मर्चेंट बैंकिंग के, वो सारे एनपीसी के पास है। बड़ी आराम से उगा सकता है पैसा। ये 3 ही इंस्टीट्यूशन हैं जो पूरे फाइनेंशियल को कंट्रोल किए हुए हैं, और चौथा नंबर किसी को नहीं है। सोच लो, पूरे इंडिया में ये 3 इंस्टीट्यूट पूरे मनी कंट्रोल को रखे हुए हैं। मॉनिटरी पॉलिसी, मॉनिटरी ये तो पॉलिसीज है ना। सबसे ज़्यादा लोड किसके पास है? एनपीसी के पास है। आप सर्च करोगे, नेट पे जाकर सर्च करना, रिसर्च करना। आप आरबीआई का काम बस बैंकिंग एक्टिविटी का है, सेबी का काम बस आपके सिक्योरिटी शेयर से लेकर है। एनपीसी का जितना भी ऑनलाइन गेटवे चल रहे हैं, जितने भी कुछ भी हो, वो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सब उसके हैं, उसी के अंडर में कंट्रोल में चलता है ये चीज़ें। लाइट नहीं आएगा सर? नहीं, लाइट में लंबा कटा, क्योंकि जनरेटर चल रहा है तो लंबा कटा। अब सोचो क्या? कि आगे हम क्या कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताओ, क्या? क्या पूछना चाह रहे हो? सर यहाँ पे ओला चलता है? सॉरी। क्या पूछ रहे हैं? ओला चलता है यहाँ पे, कहाँ जाना है आपको? ओला चलता है यहाँ पे। ओला नहीं, ओला के साथ साथ 7-8 कंपनियाँ और चलती हैं। सर कौन कौन से बता दीजिए। बताओ। ओला है, उबर है, रैपिडो है। हम तो आज तक बुक ही नहीं किए हैं। रैपिडो करिए, सही है। ब्लाब्ला भी चलता है। ब्ला भी चलता है। ब्ला ब्ला क्या होता है सर? इंटर स्टेट के लिए गाड़ी है। ये इंटरस्टेट, मतलब आपको पाकिस्तान जाना हो तो जा सकते हैं। पाकिस्तानी भेजेंगे सर मुझे। दोबारा लौट के ना पाओ, हिंदुस्तानी लोग जाएंगे बस। NPCI नोट करो। 3 फर्स्ट है, देखेंगे बिग 3 इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट।